हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत की कंप्लीट प्लेलिस्ट बन गई है। जैसे कि मैंने बोला था कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की एनटीए यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके मैं और अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। प्राचीन की अलग, मध्यकालीन की अलग और आधुनिक की अलग, जिसमें प्राचीन बन चुकी है। आप चाहें तो वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और ये मध्यकालीन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ये उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने जून 2011 का कराया था और ये मैं दिसंबर 2011 का करा रहा हूँ, है ना। ये दूसरी वीडियो है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ कि यदि आप नेट जेआरएफ चाहते हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाएं और जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं, इस एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ किए हुए होने चाहिए, सॉल्व किए हुए होने चाहिए। क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट के जो भी क्वेश्चन सेट होते हैं उसमें से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आप उन लोगों से भी आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो लोग आप इंटरव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं कि जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट को, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व वो ही लोग जानते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होता है कि एनटीए यूजीसी नेट किस चीज़ की डिमांड करता है, कैसे सवालों की डिमांड करता है ना, किस लेवल के क्वेश्चन को सेट करता है। तो प्राचीन भारत की तो प्लेलिस्ट बन रखी है, आप उसे भी देख लें। और ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2011 का। ठीक है, और ये मध्यकालीन की सीरीज़ है। ठीक है, ये किसकी सीरीज़ है? मध्यकालीन की सीरीज़ है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग इसमें एक चीज़ देख लें। यहाँ ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। मैं जितनी भी प्रकार के पीडीएफ वगैरह होता हूँ वो इसी टेलीग्राम लिंक पर शेयर करता हूँ, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए रहता हूँ। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, आप इस चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें। उससे पहले आप पूरा एक वीडियो देख लें, आपको पसंद आए तो ही इस चैनल के साथ जुड़ें, अन्यथा कोई बात नहीं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहला सवाल, जो कि है एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2011 के मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चचनामा। चचनामा क्या है? तो चचनामा एक किताब है, ठीक है ना, जिसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है सिंध का इतिहास का। किसका वर्णन मिलता है? सिंध के इतिहास का। तो पूछा जा रहा है कि चचनामा जो है, जो कि सिंध का इतिहास है, यह मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो यह मूल रूप में अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। और चचनामा में मुख्यतः किसका वर्णन है? चचनामा का संबंध किससे है? तो चचनामा में हमें किसका इतिहास मिलता है? तो सिंध का इतिहास मिलता है, सिंध का इतिहास। ठीक है, आप लोग अपना कॉपी, पेन, नोट्स सब लेकर बैठें। जो भी मैं फैक्ट्स लिखाता हूँ उसे नोट करते चलें। ठीक है, इसमें क्या है कि अरबों के सिंध विजय का वृतांत है ना। इसमें क्या है? अरबों के सिंध विजय का वृतांत है। अरबों ने किस प्रकार सिंध को विजय किया, है ना, उसका वृतांत है, सिंध विजय का वृतांत। ठीक है, अरबों के सिंध विजय का वृतांत है। इसकी रचना किसने की थी? चचनामा की रचना किसने की थी? तो चचनामा की रचना की थी अली अहमद ने। किसने रचना की थी? अली अहमद ने, अली अहमद। ठीक ना, इसने चचनामा की रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ एक तरफ यात्री दिए रखे गए हैं और दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं कि कौन से यात्री किस शासक के काल में आए हैं, इन्हें हमें कूट के हिसाब से मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करें। इब्न बतूता, ठीक है, तो इब्न बतूता का संबंध जो है वह हमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखने को मिलता है। ठीक है, इब्न बतूता का संबंध हमें किससे मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इब्न बतूता आया था। ठीक है, और इब्न बतूता का संबंध, ये कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता की जो रचना थी उसका क्या नाम था? इब्न बतूता की जो रचना थी इसका नाम था रहला।
रेहला, इब्न बतूता ने रेहला नाम की वृतांत को लिखा था। ठीक है। सर थॉमस रे, ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। ठीक है। पीटर मुंडी किनके दरबार में आए थे? पीटर मुंडी आए थे शाहजहां के दरबार में। ठीक है। और बर्नियर का संबंध किससे है? ये आए थे औरंगजेब के दरबार में। तो आइए इस हिसाब से इनका सही कूट देखें मिलान के हिसाब से। तो सही कूट जो है वो ऑप्शन नंबर ए में मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से। तो एक तरफ दिया गया है कि ये उपाधियाँ हैं, है ना, ये उपनाम हैं, एक तरह की उपाधियाँ हैं। जितने भी शासक थे मुग़ल काल में, अकबर, बाबर, औरंगज़ेब और जहांगीर, ये सब का, इन सब लोगों का जब राज्य अभिषेक हुआ था तो उन्होंने अपने नाम के आगे ये सब नाम लगा करके अपना राज्याभिषेक कराया था। तो अपने नाम के आगे किन लोगों ने कौन कौन से नाम लगाए ये हमें मिलान करना है। ठीक है। तो जहीरुद्दीन, बाबर जब गद्दी पर बैठा था तो उसने अपने नाम के आगे जहीरुद्दीन बाबर के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना। उसके बाद जलालुद्दीन, अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो उसने अपने नाम के आगे जलालुद्दीन लगाकर गद्दी पर बैठा था। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने। और इसी समय राज्याभिषेक के ही समय इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे। क्या किए थे? 12 अध्यादेश, 12 अध्यादेश जारी किए थे, जिसमें से 10वां नंबर वाला जो अभिलेख था, 10वां वाला जो अध्यादेश था, अध्यादेश, उसमें किसका वर्णन मिलता है? उसमें वर्णन मिलता है जहांगीरों से संबंधित था, जहांगीरों के क्षेत्रों से संबंधित था, है ना। जहांगीरों के संबंध में 10वां अध्यादेश था इनका। ठीक है। जहांगीरों के संबंध में। ठीक है। उसके बाद आलमगीर, औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। उसके अलावा जहांगीर जब राजगद्दी पे उनका राज्य तिलक हो रहा था तो इन्होंने भी कुछ उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने राज तिलक के समय जो उपाधि धारण की थी वह उपाधि थी गाजी। ठीक है ना, गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए अब बढ़ते हैं, इसका कूट मिलान कर लें। तो इस हिसाब से इसका जो सही कूट होगा, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में सही कूट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे? यानी ये दोनों शासक, ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासक हैं और सम्राट अकबर जो हैं ये मुग़ल साम्राज्य के शासक हैं। ठीक है। तो ये दोनों शासक जो थे एक ही नदी का पानी पीते थे। तो वो कौन सी नदी थी? वह थी गंगा नदी। ठीक है ना। वो कौन सी नदी थी? गंगा नदी थी। ये दोनों एक ही नदी का पानी पीते थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक ये पहले मुस्लिम थे, है ना। ये पहले ऐसे मुस्लिम थे, पहले ऐसे मुस्लिम सुल्तान थे जो होली मनाते थे। ठीक है ना। ये क्या करते थे? होली मनाते थे। तो ये सवाल भी आया कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा कौन सा शासक था जो होली मनाते थे और होली के पर्वों में भाग लेते थे? तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसे आप लोग नोट्स कर सकते हैं। उसके बाद अबुल फजल जो है, अबू फजल ने एक पुस्तक लिखी है, अबुल फजल। ठीक है। अबू फजल ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम है? आईने अकबरी। आप लोग जानते हैं आईने अकबरी, आइन ए अकबरी। इसी पुस्तक में इस बात का वर्णन है कि अकबर कहाँ का पानी पीते थे? अकबर गंगा नदी का पानी पीते थे। ठीक है ना, गंगा नदी का पानी पीते थे। ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, तो वैसे तो अमीर खुसरो ने तबला का भी आविष्कार किया था और सितार का भी आविष्कार किया था, लेकिन यूजीसी नेट ने उस समय ऑप्शन केवल एक ही माना था, जिस वजह से इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। लेकिन इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी एंड डी बोथ। ठीक है ना। और अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था, पूरा नाम वो था अबुल हसन यामिन उद्दीन, ठीक है ना, खुसरो, ये इनका पूरा नाम था। और ये किनके शिष्य थे? ये किनके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया के। ठीक है ना, ये शिष्य किसके थे? निज़ामुद्दीन औलिया के। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में, है ना, क्या है? ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो ताजमहल के जो निर्माण में जो प्रयुक्त पत्थर थे वो मकराना से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? वो मकराना से लाए गए थे। ठीक है, और ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने किसके लिए करवाया था? अपनी बेगम के लिए, अपनी बेगम की याद में, अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, ये हो गया एक चीज़। और क्या करवाया? तो इसमें जो ताजमहल के जो निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्यकार थे, है ना, मुख्य स्थापत्यकार, यानी जो इस मुख्य स्थापत्य वास्तुकार कह सकते हैं इन्हें हम लोग, ये कौन थे? तो ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी, है ना। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। एक चीज़ और, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अभी हमारे YouTube की फैमिली छोटी है, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्द ही हम अपनी इस छोटी सी फैमिली को बड़ी फैमिली में बदल लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डेट लिख लेंगे। ठीक है, डेट के हिसाब से हमें आसानी होगी कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी बाद में। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है ना, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। ठीक है, कब हुआ था? 18 जून 1576 में। उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था 22 या 23 अक्टूबर को हुआ था शायद। ठीक है ना, 22 या 23 अक्टूबर को, लेकिन डेट क्या थी? 1764। ठीक है, उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ था, सॉरी मैंने धर्मत का युद्ध उल्टा बता दिया है। धर्मत का युद्ध नहीं है, ये धर्मत का युद्ध का था, ये रहा। हाँ, धर्मत का युद्ध का जो डेट है वो है अप्रैल, इसका कोई डेट नहीं है, है ना, केवल साल पीरियड है 1658। ठीक है, 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में। ठीक है, अक्टूबर 1764 में। तो इस हिसाब से हम लोग डेट वाइज अगर देखें
तो हम लोग इसके सही कूट तक पहुंच सकेंगे। तो हमारा सही कूट तक पहुंचने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही कूट है ना। सबसे पहले कौन सा हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, 2 नंबर पर ये हो गया। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ, और अंत में किसका युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये कूट केवल ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अकबर राजपूत के साथ मित्रता रखना चाहते थे। जब भी इस तरह का अभिकथन और कारण होता है तो दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग बीच में क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल, क्योंकि शब्द का। तो अब मिला के पढ़ेंगे, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था क्योंकि मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था, ठीक है ना। तो ये बात भी बिल्कुल सही मालूम चल रही है और दोनों का संबंध एक दूसरे से है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में थी, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि जोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जोड़ लीजिए, क्योंकि दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यातक बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के भाग नहीं थे, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, है ना, दोनों बातें हमें सही मालूम चल रही हैं, दोनों बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कारण का जो संबंध है वो अभिकथन से मैच नहीं करता, है ना। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों बातें सही हैं लेकिन दोनों बातें अलग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भक्ति संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ हमें व्यवस्थित करना है काल के हिसाब से कि पहले कौन आए उनके बाद कौन आए। तो यहाँ जो है, आइए हम लोग इनको फिट करते हैं। तो सबसे पहले जिनका नंबर है वो है रामानुज, ठीक है ना। रामानुज सबसे पहले आए, उसके बाद नामदेव का नाम आता है, उसके बाद कौन है, नामदेव, ठीक है। उसके बाद चैतन्य आए, ठीक है, और सबसे अंत में तुकाराम आए, ठीक है ना। सबसे अंत में कौन है, तुकाराम आए। और तुकाराम जो थे ये किनके समकालीन थे, ये शिवाजी के समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है। रामानुज का जो समय है ये मान के चलिए आपकी 1017, है ना, 1017 से 1137 ईस्वी तक इनका समय है, ठीक है। और नामदेव जो थे ये कहाँ के संत हैं, ये महाराष्ट्र के संत हैं। इनका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है, ये महाराष्ट्र के संत हैं, ठीक है। ये कहाँ के संत हैं, ये महाराष्ट्र के संत हैं। इनका समय भी 1270 मान के चल सकते हैं, 1270 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1270 में, ठीक है। और चैतन्य का जन्म हुआ था 1486 में। चैतन्य का जन्म कब हुआ था, 1486 में। इनका जन्म हुआ था 1486 में, ठीक है ना। 1486 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले में, बंगाल में, बंगाल के नदिया में, ठीक है। तो इनका जो सही कूट है इस हिसाब से भी देखा जाए
तो ऑप्शन नंबर सी सही कूट यहाँ फिट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो इसमें अकबर ने सर्वप्रथम क्या किया था? पुर्तगालियों का विरोध किया था, ठीक है ना। क्या किया था? अकबर ने सर्वप्रथम क्या किया था? पुर्तगालियों का विरोध किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? ठीक है, तो दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला था वो मिला था फोर्ट विलियम के गवर्नर को। इसको मिला था फोर्ट विलियम के गवर्नर को। और फोर्ट विलियम कहाँ है? ये है कलकत्ता में, कलकत्ता में। ये प्रश्न आधुनिक भारत का है, लेकिन चूंकि इसका संबंध थोड़ा बहुत मुग़ल से जोड़ा जाता है, चूंकि अंतिम मुग़ल सम्राट से भी इनका संबंध है, तो भूलवश इसमें आ गया, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आधुनिक के सेशन में भी इस प्रश्न को रखूँगा, ठीक है ना। तो फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। और दस्तक जारी करने का अधिकार किसको था? फोर्ट विलियम के गवर्नर को था, है ना। ये दस्तक होता क्या था? तो दस्तक एक प्रकार का व्यापारिक आज्ञा पत्र होता था, ठीक है। दस्तक क्या होता था? एक प्रकार का व्यापारिक आज्ञा पत्र होता था। मतलब जिसको ये दस्तक जारी होगा वही व्यापार कर सकेंगे। व्यापारिक आज्ञा पत्र होता था, आज्ञा पत्र, है ना। दस्तक आज्ञा पत्र होता था। और 1717 में फर्रुखसियर ने भी एक फरमान जारी किया था, जो कि आयात निर्यात से छूट दिया गया था, ठीक है ना। आयात निर्यात से छूट दिया गया था अंग्रेज़ों को 1717 में 1717 में। मुग़ल शासक फर्रुखसियर ने किया था। फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था। इसी को सुनहला फरमान भी कहीं कहीं कहा गया है, ठीक है ना। फरमान जारी किया था, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं हम आज के सेशन के आखिरी सवाल की तरफ। तो हमारा आज का आखिरी सवाल है, ये भी हमें कूट में दिया गया है और इसे भी हम लोग घटनाओं के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो आइए हम इसे सही क्रम में लगाएं। तो डेट वाइज के हिसाब से तो सबसे पहले सूरत की संधि हुई थी, सूरत की पहली लूटमार हुई थी। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी जनवरी 1664 में, ठीक है ना। ये कब हुई थी? जनवरी 1664 में हुई थी। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665 में, ठीक है। उसके बाद राज्याभिषेक, चूँकि ये संबंध किससे है? शिवाजी से है, तो शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित ये घटना है। तो शिवाजी ने ही सबसे पहले क्या किया था? शिवाजी के काल में सबसे पहले सूरत की लूटमार हुई थी। उसके बाद फिर शिवाजी ने ही पुरंदर की संधि किया था। तो उसके बाद फिर आता है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था जून 1674 में, ठीक है ना। 1674 में हुआ था इनका राज्याभिषेक। और फिर ये आगरा कब आए थे? आगरा आए थे मई 1666 में, है ना। मई 1666 में। तो इस हिसाब से आप डेट वाइज भी सही कूट तक पहुंच सकते हैं। तो डेट वाइज अगर सही कूट देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है ना। यही वो कूट है जो इस हिसाब से सही बैठ रहा है। तो ये हमारा आज का अंतिम सवाल था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मध्यकालीन भारत के इतिहास के दिसंबर 2011 का, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ऐसी कोई भी बातें जो आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, धन्यवाद।